डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये हम लोग जानते हैं। चलिए तो जल्दी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें हम लोग बनाते हैं एक डाइपोल। सपोज ये मेरा डाइपोल है। ठीक, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, कितना लेते हैं हम लोग डिस्टेंस? 2L। ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L। इतनी बात जल्दी से डायग्राम बनाइए। और दोनों चार्जेस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं वो बताइए, किधर लग रहे हैं वो बताइए। प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और किसके बराबर होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? Q इंटू E, क्योंकि E क्या होता है? F/Q। तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू E, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीखा था ना, फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये इधर लगेगा। और नेगेटिव चार्ज पे किधर लगता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है? पॉजिटिव चार्ज से आती है ना। तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी? रिपेल। और नेगेटिव चार्ज की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है,
तो इसका मतलब आगे जो चार्ज है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उधर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, जब भी तो इधर को आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये यहाँ पर इस पे फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये Q इंटू ई, ये भी हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। ये इसका सेंटर है। सेंटर को C कह देता हूँ। ओके, या O कर देता हूँ, O। चलिए अब बताइए F नेट क्या हो जाएगा। भाई एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों फोर्स क्या है, बराबर हैं। तो इस डाइपोल, इसी को डाइपोल कहते हैं, जब इक्वल चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ना तो ये डाइपोल इधर जाएगा और ना ये डाइपोल इधर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ लगने वाले फोर्स बराबर है। तो फिर क्या होने वाला है, तो देखिए सपोज ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मैं ले लेता हूँ एक लाइन यहाँ खींच लेता हूँ बीच में। ये उसको छोड़िए, ना खींचूं, क्या हुआ, टेढ़ा हो गया था। हाँ, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल, बोलिए, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है ना, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब ये लीनियर मोशन नहीं करेगा। लीनियर मोशन मतलब ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। तो फिर क्या होता है, जब फोर्स लगता है और ये इसका सेंटर है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो हमको देख के पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, इसको रोटेट कराना शुरू कर देगा। तो ये फोर्स की वजह से ये इधर रोटेट करेगा और ये इधर रोटेट करेगा और ये हमारा डाइपोल जो है क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे। ठीक है, इसको फोर्स का क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट। और इसी का नाम क्या होता है, टॉर्क, जो हमने अभी रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। और इसका फॉर्मूला किसी को याद है, बताएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, साइन थीटा आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसके साथ, फोर्स के साथ। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस में साइन आता है, साइन थीटा हो गया ये। ठीक है ना, वेरी गुड। फोर्स तो मुझे पता है, क्यू इंटू ई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, यहीं से तो रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर खींचना होगा। तो परपेंडिकुलर खींचिए, खींचा जाए, चलिए खींचते हैं, ग्रीन कलर से बनाते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, ये थोड़ी परपेंडिकुलर होगा, ये तो पैरेलल हो जाएगा, हैं।
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। ठीक है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, उनको जो कट करेगी लाइन, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, थीटा हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, जो कि एल के बराबर है। भाई पूरा 2L है तो आधा हाफ एल हो गया, एल हो गया ना। पूरे की लेंथ हमने 2L ली है तो ये वाला क्या हो गया? एल हो गया। तो अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगी? साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एल। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो गया? एल साइन थीटा। ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो इसको रख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसमें, बताइए? एल साइन थीटा इंटू एफ। एफ कर देते हैं। एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू इंटू ई लिख दूँ एफ की जगह? बोलिए। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, ओके। इंटू साइन थीटा। चलिए फिर से हो गया टेढ़ा। ये जो है हाथ लग जाता है। चलो एक गड़बड़ हो गई मतलब है। ये स्क्वायर नहीं आएगा, गड़बड़ क्या हुई है? ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर बराबर किसके आया है? एल साइन थीटा के बराबर आया है। तो हम यहाँ पर इस जो आर परपेंडिकुलर है इसकी जगह पर हम खाली एल साइन थीटा लिख देंगे। ये वाला साइन थीटा नहीं आएगा। ये जो साइन थीटा है ये कुछ कंफ्यूजन है।
यस, कन्फ्यूज़न क्या है, ये वाला साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल किसके बीच में है, ये वाला थीटा नहीं है, ये दोनों थीटा सेम है क्या, बताइए क्यों सेम नहीं है। ये वाला जो थीटा है ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का थीटा है। भाई ये वाला थीटा कहाँ से आया है, ये थीटा इसी से आया ना, फोर्स और परपेंडिकुलर के बीच से, ठीक है। और फोर्स और जब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर साइन थीटा, हाँ फिर साइन थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसको जो है हमें यहाँ पर फॉर्मूले को लिखना चाहिए कायदे से, बस आर, क्या लिखना चाहिए, आर लिखना चाहिए, और ये भी आर हो जाएगा। अब ये साइन थीटा आएगा। और अगर आपने आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा तो फिर साइन थीटा नहीं आएगा, क्योंकि आर परपेंडिकुलर ही बराबर है आर साइन थीटा। यहाँ पे हमसे गलती हो गई, आर परपेंडिकुलर ही किसके बराबर है, आर साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे आर साइन थीटा जो हमने कैलकुलेट किया वो किसके बराबर आया, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू रखेंगे एल साइन थीटा इंटू क्यू इंटू ई, ये आएगा फॉर्मूला। ये आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का, और आर साइन थीटा जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब मैं डिस्टेंस लूँगा तो खाली आर लूँगा तो ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन मुझे वेक्टर फॉर्म में रखना है, वेक्टर फॉर्म में रखने के लिए या तो मुझे इसके क्या मालूम हो, पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में मालूम होना चाहिए, लेकिन मुझे कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के की फॉर्म में दिया नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन थीटा, एंगल अगर मुझे पता हो तो मैं साइन थीटा की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा की टर्म्स में मैंने इसको लिख दिया। तो साइन थीटा की टर्म्स में जब लिखते हैं तो ये आर साइन थीटा वाला पार्ट जो है ये बन जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। अगर आर की टर्म में देखो तो यही वाला डिस्टेंस तो एल है, अगर आर की टर्म में देखें तो ये एल जो है वही तो आर है, हैं। आर क्या है, आर इज डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू फोर्स। चलिए इसको जो है वो थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा डाइपोल है, ये मेरा सेंटर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और क्रॉस लगाने का मतलब ऐसे एक्सिस पास हो रही है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है।
तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है R क्रॉस F, ठीक है। या क्या लिखता हूँ मैं? R F साइन थीटा। ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है, ठीक है। R साइन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R F साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ, R साइन थीटा इंटू F। यही R साइन थीटा जो है वो R परपेंडिकुलर कहलाता है। यही R साइन थीटा क्या कहलाता है? R परपेंडिकुलर कहलाता है। या तो ये वाला R लो आप, ठीक है, ये वाला R लो, ओके। तो ये वाला R क्या है? ये L है, तो यहाँ पे ये रख दो इस फॉर्मूले में, तो भी वही फॉर्मूला बनेगा। देखो R की जगह ये L रख दिया, F तो F ही है, या Q इंटू ई कर दीजिए, Q इंटू ई हो गया। और थीटा क्या है? थीटा तो पहले से ही है, साइन थीटा। ये किसके किसके बीच का एंगल है? ये R के और फोर्स के। फोर्स कैसे लग रहा है? फोर्स ऐसे लग रहा है, बोलिए, ये फोर्स लग रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? दोनों के बीच का एंगल, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है या यहाँ पे बन रहा है, वही एंगल तो जब मैं इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दूंगा तो यही एंगल तो बनेगा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बेसिकली R साइन थीटा जो आता है उसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। वो हमने थोड़ा सा शुरू में लैंग्वेज जो है वो गलत यूज कर ली थी, ठीक है। R परपेंडिकुलर निकालने का हमने तरीका सीखा, लेकिन हम R परपेंडिकुलर ना भी निकालते तो भी हमारा काम हो गया होता। बोलिए, हो गया होता नहीं भाई? ये वाली लेंथ L ले लेते और साइन थीटा तो था ही, और ये थीटा है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, इसको मिटा दूं? चलिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? बोलिए। टॉर्क इज इक्वल टू Q L E साइन थीटा, ठीक है। ये वाला टॉर्क किसकी वजह से निकाला मैंने? इसकी वजह से, इस वाले फोर्स की वजह से, ऊपर वाला जो है। सेम फोर्स ये भी इधर भी लग रहा है, तो इसकी वजह से भी जो टॉर्क होगा, इसको मान लो मैं दे देता हूं, इसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो टाउ 1 है। तो इसकी वजह से टॉर्क ये दूसरे डायरेक्शन में इधर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? टाउ 2, ठीक है। इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? Q इंटू एल इंटू ई साइन थीटा। बोलो, यहां पर भी तो फोर्स का और इसका एंगल सेम ही है। कैसे सेम है बताओ? चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड वही है। थीटा कैसे सेम है? फोर्स इधर लग रहा है, पोजीशन वेक्टर तो इधर ही है नहीं। यहां पर हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेते हैं, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये वाला होगा, क्लियर? ये वाला होगा पोजीशन वेक्टर, ये। तो देखो अपोजिट एंगल हो गया ना ये, तो ये एंगल भी तो थीटा ही हो गया। Q L E साइन थीटा। ये वेक्टर दोनों के दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं? वेक्टर बताओ कैसे हम निकालते हैं डायरेक्शन फॉर टॉर्क का? क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को करते हैं और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करते हैं,
तो थंब जो होता है वो क्या देता है, हमें डायरेक्शन देता है टॉर्क का। तो टॉर्क किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। पोजीशन वेक्टर आगे, फोर्स ऐसे, तो इधर उंगलियां कर्ल करेंगे तो थंब अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब आ जाओ नीचे की तरफ, नीचे वाले में ज़रा देखो, पोजीशन वेक्टर नीचे और फोर्स ऊपर। तो कैसे उंगली रखेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे तभी तो उंगली कर्ल हो पाएगी। ऐसे रखोगी तो कैसे कर्ल होगी, इधर कर्ल होगी ना। तो फोर्स ऐसे नहीं, आप फोर्स की तरफ कर्ल करना है ना, तो ऐसे रखेंगे। ये हो गया, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर, ऊपर की तरफ फोर्स, तो ऐसे कर्ल किया तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो इस बार दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऐड होने पर क्या हो जाएगा, बोलिए। ये τ1 है आया था, ये τ2 हो गया। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, τ1 प्लस τ2। तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सीधे सीधे 2 टाइम्स कर दो ना, 2QLE साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए इस वाले फैक्टर को पहचानना है, क्या है ये, इसको मैं Q इंटू 2L करके लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं। यही तो डाइपोल मोमेंट होता है। चार्ज कोई भी एक ले लीजिए और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो 2L ही डिस्टेंस हमने लिया था, और चार्ज कितना है, Q। तो ये हो गया डाइपोल। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, P इंटू E इंटू साइन थीटा। लिख सकता हूं। क्या ये साइन थीटा वहां आता है जहां पे टॉर्क क्वांटिटी वेक्टर होती है, बोलिए। साइन थीटा दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां आता है ना जहां वेक्टर क्वांटिटी आती है रिजल्ट में। अभी तो ये आया था, तभी तो साइन थीटा लिखा था। ये रहा, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, कौन सा वाला प्रोडक्ट कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। और हमें मालूम है डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको लिखने का ये भी तरीका है। लिख लिया। हाँ सोच, बताओ बताओ, कुछ समझ में नहीं आया। क्लियर हो गया, मुझे नहीं हुआ। ये बताओ P क्रॉस E क्यों लिखा है मैंने, E क्रॉस P क्यों नहीं लिख दिया। भाई मैंने जैसे P क्रॉस E लिखा तो मैं E क्रॉस P लिख देता। बोलो सागर। E क्रॉस P भी तो लिख सकता था। हाँ मुस्कान तुम बताओगी। P क्रॉस E की जगह E क्रॉस P लिख दूंगा तो क्या फर्क हो जाएगा। चलो अच्छा मैं बताता हूँ। डाइपोल मोमेंट पहले लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में लिखी है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उंगलियां किधर करते हैं, हाँ टू सेकेंड वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो नीचे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव, यानी ये भी ऊपर की तरफ है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, पहले मैं क्या करूँगा, डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करूँगा, मतलब सॉरी उंगलियों को डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में करूँगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, उसकी तरफ करूँगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो क्या अंदर की तरफ टॉर्क है, नहीं है, टॉर्क तो अंदर ही की तरफ है, दोनों ही अंदर थे, नेट भी तो अंदर ही आएगा। दोनों टॉर्क
अंदर थे तो उनका रिजल्टेंट भी इनसाइड दी प्लेन ही होगा ना। और अगर मैं ई क्रॉस पी कर देता तो क्या होता? पहले मैं क्या करता, उंगलियों को ई के डायरेक्शन में करता। इधर देखो, उंगलियों, अगर ई क्रॉस पी करता तो क्या होता? उंगलियों को ई के डायरेक्शन में करता, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में उसको कर्ल करता। तो अंगूठा कहाँ आ जाता? बाहर की तरफ, जो कि गलत है, क्योंकि रिजल्टेंट तो अंदर आना चाहिए, क्योंकि दोनों टॉर्क अंदर हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? क्यों इन्वर्ट रहेगा? वो तो डिपेंड करता है। क्यों पूछ रही हो, ये कोई पूछने की बात है? जो दो वेक्टर होंगे उनको पहले की तरफ करके उंगलियों को राइट हैंड की, और दूसरे की तरफ कर्ल करेंगे, तो जिधर को अंगूठा होगा उधर रहेगा। वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अभी देखो, मैं उल्टा कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे कर दूं, मैं एरो ऐसे कर देता, तब फोर्स किधर लगता? इधर लगता है। फोर्स इधर लगता ना। फोर्स जब इधर लगता तो मुझे बताओ, पोजीशन वेक्टर तो यही रहता, और फोर्स लग रहा है इधर, तो उंगलियों को ऐसे घुमाता, तो घुमाता तो अंगूठा बाहर को आ गया। ठीक है। हाँ, तो इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दो। तो ये हो गया मेरा टॉर्क। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये बताओ, अब इसी में हम्म हम्म अगर थीटा 0 हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा? थीटा 0 हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा? ये देखो, ये वाला एंगल 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आया है? नेट टॉर्क के फॉर्मूले में साइन थीटा आया है, तो 0 पे 0, तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ये? P इंटू ई। ठीक है। और थीटा 180 डिग्री हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है। ओहो, अभी बात कहाँ हुई पूरी? ये दोनों 0 अलग अलग हैं या एक ही हैं? कुछ डिफरेंस है इनमें? हाथ से करो। चलो बताओ, दोनों 0 अलग अलग है या कुछ डिफरेंस है? चलो हिंट देता हूं, ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मैं पढ़ा चुका हूँ वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। देखो यहाँ यूज आ गया। क्या बताया था इसके बारे में? रिवीजन आप लोगों का नहीं चल रहा है, समझ में आ गया? देखो, मान लो ये रिंग रखी हुई है, अब भी याद नहीं आया? एक बॉल यहाँ रखी है और एक बॉल यहाँ रखी है। ये एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। इस वाली बॉल को आप इधर शिफ्ट करो चाहे इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वापस इधर को फोर्स लगेगा और ये वापस आ जाएगी अपनी पोजीशन पे। इस वाली बॉल को आपने इधर शिफ्ट किया या इधर शिफ्ट किया, ये वापस नहीं आएगी। जब तक नहीं लगेगा तब तक तो स्टेबल है। जैसे ही आपने इसकी अपनी पोजीशन से ज़रा भी हिलाया, ये लुढ़क जाएगी ऊपर वाली, और ये आप इसको हिला दीजिए, ये वापस यहीं आ जाएगी। ठीक है। तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी, लेकिन ये वाला कैसा है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये वाला
ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पढ़ाई वढ़ाई करिए। हो गया। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। इस वाले डायग्राम में देखो, चलो यहीं देखते हैं। इस वाले डायग्राम में देखिए, या नीचे वाला मैंने मिटा दिया है, चलिए यहीं देखिए। इधर देखिए, ये एंगल को 0 करिए। तो जब 0 करेंगे तो ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हो जाएगा मेरा प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू। एंगल क्या हो गया यहाँ पे, थीटा हो गया 0। फोर्स किधर लगेगा, इधर। इस वाले पे किधर लगेगा, इधर। सेम नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में 100%। ठीक है, जब 100% अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की नहीं हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा हिलाओ नीचे या ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये वापस खट से खींच करके उसको वहीं ले आएगा। क्यों, ऊपर ले जाओ इसको थोड़ी सी देर के लिए, हल्का सा ऊपर ले जाओ, यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले गए फोर्स लगा करके। तो फोर्स किधर, आप ऊपर ले गए तो इसका फोर्स इधर लग रहा है, तो टॉर्क किधर लगेगा, इधर। फौरन वापस आ गया अपनी पोजीशन पे, नहीं आ गया। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जब आप इधर लाए तो इधर, तो टॉर्क किधर लगेगा, टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा। देखो वापस अपनी जगह पर आ गया नहीं आ गया है। बनाओ इस वाले डायग्राम को। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो ये हमारा हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया, चले। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एंगल 180 डिग्री होगा। तो एंगल 180 करने के लिए क्या करना होगा, इसको पूरा घुमाना होगा, पॉजिटिव को इधर लाना होगा, नेगेटिव को इधर। तो बनाइए जल्दी डायग्राम। इसको पॉजिटिव कर देते हैं और इसको नेगेटिव कर देते हैं। तब मैंने एंगल 180 कर दिया, क्योंकि साइन चेंज कर दिया ना। तो अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। तो अब बताइए, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये माइनस क्यू है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, बोलिए। इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि माइनस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यही तो यहाँ बताया है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो माइनस के ऊपर इधर फोर्स लगा, तो इधर फोर्स लग रहा है।
और इस पे किधर लगेगा, प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। बोलो, इधर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे यहाँ लग रहा है। अब मुझे बताओ टॉर्क किधर बनेगा इसका। हम्म ये जो इसका फोर्स आएगा, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा, ये इसको इस बार किधर ले जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे। खुद से सोचो ना, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये फोर्स इसको इधर लेके जाएगा या ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा ना। और ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, तो ये किधर ले जाएगा, इधर लेके जाएगा। तो ये पूरे से घूम करके ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आया, वही वाली पोजीशन होगी ऊपर वाली, वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, ये घूम जाएगा ऐसे, और ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और यहाँ आकर के फिर इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो 180 के पे अनस्टेबल हो गया और 80 पे स्टेबल हो गया। चलिए, अच्छा, इसी का मैं आपसे कहूँ कि टाइम पीरियड निकालिए ऑसिलेशन का। मैंने क्या किया, इसी डाइपोल को, इस डाइपोल को, ये है डाइपोल, इसको मैंने क्या किया, ज़ीरो वाला ले लिया। 180 वाला तो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, वो तो पूरा घूम जाएगा। ज़ीरो वाला ऑसिलेट करेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, ज़ीरो कर दिया मैंने एंगल को। तो अब क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, फिर से पुराना वाला डायग्राम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा चार्ज प्लस क्यू, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इस बार इधर लगेगा, इसमें भी इधर लगेगा, तो ये इधर ले आएगा इसको, और ये टॉर्क इधर ले आएगा इसको। ठीक है, हाँ। लेकिन आप जब इसको छोड़ोगे तो ये यहाँ थोड़ी आकर के रुकेगा, इनर्शिया पे आकर के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और ऐसे करके ऑसिलेट करने लगे। ठीक है ना, ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। ये भी आप सोचिए, इसको आप इधर ले जाओगे, छोड़ोगे तो वापस तो यहाँ आएगा, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये आएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ही ये डाइपोल भी क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करने लगेगा। तो जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसका टाइम पीरियड होता है ना, है, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो वही टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो बताइए कैसे निकाला जाए। देखिए, इसको मैं इधर कर दूं, क्योंकि डायग्राम की मुझे ज़रूरत रहेगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, पी ई साइन थीटा। ठीक है, और क्योंकि मैंने ऑसिलेशन कब होता है, एस एच एम, हाँ, उसके लिए कंडीशन एक और थी बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, हाँ, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये बात तो मैंने 2-3 बार बोली भी है, लिखवाई भी है। चलिए, तो
जब डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होगा तो मुझे बताइए इसका मतलब थीटा भी क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। अब हमें मालूम है जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा हो या टेन थीटा हो, दोनों को मैं क्या ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ। खाली थीटा कह सकता हूँ, नहीं कह सकता है? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैंने क्या किया, पी ई साइन थीटा की जगह थीटा रख दिया है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला था, ये तो इलेक्ट्रिक के उसमें चार्ज के टर्म्स में हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में क्या टॉर्क का फॉर्मूला था? किससे ये टॉर्क जो होता है फोर्स के लिए होता है, एम ए स्क्वायर फोर्स होता है, तो रोटेशन में टॉर्क यूज करते हैं। तो यहाँ पे एम की जगह क्या आ जाता है, आई, और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, और ये मास को इनर्शिया कहते हैं और वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये फॉर्मूला था। तो मैं टॉर्क की जगह ये लिख दूं, आई इंटू एल्फा, तभी तो निकल पाएगा। मुझे रोटेशन वाले से इसको इक्वेट करना होगा ना। टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा मैं? टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे एक तरफ क्या चाहिए, डाइपोल मोमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दूसरी तरफ क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉर्क का वो फॉर्मूला जो रोटेशन में सीखा था उसको यहाँ पे यूज करना होगा। और टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने रोटेशन में सीखा था वो क्या था, आई इंटू एल्फा। जो काम लीनियर मोशन फोर्स करता है, लीनियर मोशन में फोर्स करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। ठीक है? जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जो काम लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन करता है, वही काम एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या करता है, अल्फा करता है। तो इस तरीके से भी मैंने फॉर्मूले को पूरा लिखवाया था आप लोगों को। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अल्फा की किसी को वैल्यू याद है क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन के साथ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला था। अब ये सब याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है? तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो आई इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू पी ई इंटू थीटा। तो देखिए थीटा ने थीटा को मार दिया। थीटा ने थीटा को मार दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना आता है? क्या होता है? मास इंटू, हाँ, डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर, नो परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर। कहाँ से? हाँ, एक्सिस, जहाँ से भी हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है? जहाँ पे भी हम रोटेशन जहाँ से निकालना चाह रहे हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या हो गया? ये पहले कुछ हम्म हम्म
ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हम माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। तभी ये माइनस साइन भी कटेगा। क्यों लिया इसको? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, इधर किया मैंने डिस्प्लेसमेंट, थीटा मैंने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया ना, और टॉर्क किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो टॉर्क क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई अपॉन आई। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ गया अंडर रूट पी ई अपॉन आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ से टाइम पीरियड आप लोग निकाल सकते हैं। बताइए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। ओमेगा से रिलेशन हमको पता है क्या होता है टाइम पीरियड का, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी, इसको उल्टा करना पड़ेगा बस, तो हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। चलिए ओके, तो ये हमने जो है वो ड्राइव कर लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे गॉस लॉ। हेडिंग डालिए गॉस लॉ। ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। देखो सही लगा। चलिए सबसे पहले एक टर्म हम लोगों को सीखनी है, एरिया वेक्टर। अभी तक खाली एरिया पढ़ते थे, अब एरिया वेक्टर हम लोग पढ़ना है। तो एरिया वेक्टर बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस और ब्रैकेट में चाहे तो एरिया लिख लो। ठीक है, अब मैं कुछ बॉडीज आपको बताता हूँ, इनका एरिया वेक्टर आपको बताना है। जैसे सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर लिया, एक सर्कल लिया, हम्म
समझ में आ रहा है इसमें? ये वाली कैसी रिंग है, जैसे ऐसे खड़ी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर बनाना होगा। चाहे इधर बनाइए, ये भी एरिया वेक्टर कहलाएगा, चाहे इधर बनाइए, ये भी एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या है, ये फ्लैट रिंग है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये या नीचे, दोनों में से दोनों ही करेक्ट है, जैसी आपको ज़रूरत हो वैसा ले लीजिए। ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है ना, बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ हो गया, या फिर अंदर की तरफ ऐसे। ठीक है, क्रॉस को मैंने किसके लिए दिखाते हैं, इनसाइड के लिए। डॉट को किस लिए दिखाते हैं, आउटसाइड के लिए। हो गई बात क्लियर? चलिए, अब ज़रा सा, ये मेरी कैसी बॉडीज़ है, जितनी भी ये मैंने बनाई है, ये सब की सब 2D बॉडीज़ हैं, 2 डायमेंशनल। अब 3D बॉडीज़ का लेते हैं। सपोज मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, स्फेयर, ये सिलेंडर, ये क्यूब। तो इनका एरिया वेक्टर कैसे होगा, जौन सा सरफेस आप लोगे, अगर ये वाला लोगे तो इसके परपेंडिकुलर, ये वाला लोगे तो इसके परपेंडिकुलर, ये वाला लोगे तो इसके परपेंडिकुलर, इधर वाला लोगे तो इसके परपेंडिकुलर, और ये सामने वाला लेंगे, बोलिए, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, बाहर की तरफ आता हुआ। पीछे वाला लेंगे तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो 3D के अंदर आपको ये ख्याल रखना है। यहाँ पे आप कोई भी सरफेस कैसे लेंगे, हमेशा वो सरफेस के बाहर की तरफ मैंने लिया, कोई अंदर की तरफ लिया है सरफेस के, नहीं लिया। इसमें एक ही डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन नहीं होते। ठीक है, ओपन इसलिए क्लोज्ड बॉडी कहलाती है। ये 3D बॉडीज कैसी कहलाती हैं, 3D बॉडी कैसी कहलाती है, क्लोज्ड बॉडी। तो क्लोज बॉडी के अंदर सरफेस एरिया हमेशा किधर को लेते हैं, बाहर की तरफ लेते हैं। 2D बॉडी कहलाती है ओपन बॉडी। क्या कहलाती है, ओपन बॉडी। तो इसमें आप दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन 3D बॉडी में सिर्फ बाहर की तरफ लेंगे। इसमें बताइए किधर होगा, नीचे वाले का नीचे की तरफ, ऊपर वाले का ऊपर की तरफ, और ये वाला जो सरफेस है ये, इसमें किधर होगा, भाई जिस तरफ आप लोगे परपेंडिकुलर आपको बनाना पड़ेगा। इसकी तरफ लोगे तो ऐसे, इससे लोगे तो ऐसे। सर्कल है ना, स्फेयर बन गया ना ये रहा, तो ये स्फेयर हो गया। तो इसमें कैसे बनेगा, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, परपेंडिकुलर बनना चाहिए सरफेस। ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। कैमरे में आया नहीं आया, ये परपेंडिकुलर सरफेस के। ठीक है ना, चलिए
इसी तरीके से स्फीयर के क्या हो जाएगा, स्फीयर के परपेंडिकुलर ऐसे लो, यहाँ लोगे तो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ लोगे तो यहाँ, यहाँ लोगे तो यहाँ, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। हेलो, सर तो एरिया वेक्टर आ गया निकालना, ठीक है। अब अगली लाइन डालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये क्या है, लिखिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface perpendicularly, passing through the surface perpendicularly, ठीक है। लिख लिया, चलिए गुड। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे सर्कल है, ये तीनों ऐसे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। बनाइए जल्दी से। हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा,
क्या मैंने डेफिनेशन बताई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो कितनी पास हो रही है यहाँ पे सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली, ये भी ज़रूरी है, तो 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे कितनी पास हो रही है, बोलिए, यहाँ पर कितनी पास हो रही है, 1 2 3 4 5, 5, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर कितनी पास हो रही है, 2, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर। तो अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस दी हुई है, डायग्राम में बनी हुई है या क्वेश्चन में दी हुई है, तो उसके नंबर से आप बता सकते हैं। लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूँ। हम्म इसमें बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही मेरी रिंग है और इसी के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या उसके अंदर से कोई पास हो रही है, नहीं पास हो रही है। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर क्या है, 0, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, नंबर से आपने कर लिया। एक इसका फॉर्मूला है, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू क्या है बेटा, बोलिए, ई डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर आप जानते ही थे, एरिया भी वेक्टर है, ठीक है। तो अब मैं चलिए एक इसी का वो करा देता हूँ। हम्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल जो है वो थीटा बना रही है इसके सरफेस के साथ, रिंग के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई ए कॉस थीटा। कैसे हो जाएगा? बोलिए। एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? हाँ, एरिया वेक्टर लेंगे परपेंडिकुलर। तो ये मेरा हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा, बोलिए, 90 माइनस थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एंगल कौन सा लेना होता है? एंगल कौन सा लेना होता है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का। तो एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर। अगर मैं इसका रेडियस भी आपको दे दूं, बोलो। रेडियस मैंने ये दे दिया, ये रेडियस मान लो आर है। रेडियस कितना है? आर। रेडियस कितना है? आर। आर लेकिन दिखा नहीं तो इसलिए ये हो गया रेडियस। तो ये हो गया आर। और एंगल कौन सा लेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई रहेगी, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। रिंग है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और एंगल कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये फार्मूला आएगा। क्लियर हो गई है कहानी आप लोगों को? तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख लिया। ओके, कल हम लोग गॉस लॉ करेंगे। ठीक है, 2D सरफेस क्या होता है, 3D, और गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकालना सीखा था पिछले टॉपिक में, वो भी सीखेंगे। गॉस लॉ इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं। 1.25 घंटे की हो चुकी है क्लास।